कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। जैसे ही अवनी ने अपना कदम बाहर रखा वो फिसल कर गिरने को हुई, लेकिन तभी एक हाथ ने उसे झटके से अपनी तरफ खींचकर पलट दिया और फिर एक बार और पलटकर दीवार के साथ लगा दिया। अचानक हुए इस घटनाक्रम से अवनी की सांस हलक में ही अटक गई और उसकी आंखें अनायास बंद हो गई। उसकी धड़कनें तेज हो गई थी और उसे अपने ऊपर किसी की मजबूत पकड़ महसूस हो रही थी। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली, लेकिन जमीन तक पहुंचने से पहले ही आर्यवीर ने तेजी से उसका हाथ पकड़ लिया था और अगले ही पल वो उसकी मजबूत बाहों में थी। कुछ सेकंड के लिए दोनों बिल्कुल चुप रह गए। उनकी नज़रें एक दूसरे से टकराई और समय जैसे ठहर गया। अवनी की धड़कन अचानक तेज हो गई, जबकि आर्यवीर उसे गिरे से बचाते हुए बस उसे देख रहा था। फिर उसके होठों पर वही शरारती मुस्कान लौट आई। गुड मॉर्निंग बीबी, उसने धीमे से कहा और अवनी का दिल जाने क्यों एक पल के लिए अपनी रफ्तार भूल गया। उसने धीरे से आंखें खोली तो सामने हरिवीर सिंह खुराना खड़ा था, जिसकी नज़रें सिर्फ उसी पर टिकी थी। अवनी दीवार से लगी हुई थी और उसकी कमर के इर्द गिर्द आर्यवीर की बाहें थी। उसे सामने देखकर वो पूरी तरह हक्की बक्की रह गई। उसने अपने हाथों से खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल आर्यवीर ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए। शर्म और झिझक से उसका पूरा शरीर कांपने लगा था। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने नजरें झुका ली। आर्यवीर उसके चेहरे की ओर झुकने लगा। अवनी के होठ भी हल्के हल्के कांप रहे थे। उसे अपने इतना करीब महसूस करके उसके भीतर अजीब सी बेचैनी और हलचल होने लगी। आर्यवीर भी उसके करीबी में खो गया था। उसे भी एहसास नहीं हुआ कब वो आगे बढ़कर उसे अपने और करीब कर उसके होठों को लॉक कर चुका था। अवनी का दिमाग भी सुबह से उसी में इतना उलझा हुआ था कि उसे कुछ गलत महसूस ही नहीं हुआ और थोड़ी देर बाद वो भी उसमें पिघलती चली गई। कब आर्यवीर उसके लबों से होता हुआ उसके गले तक आया, उसे होश ही नहीं रहा। जैसे ही आर्यवीर ने उसकी गर्दन पर बाइट किया, अवनी को उसकी करीबी का एहसास हुआ और वो भी से पीछे धकेलते हुए बोली, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब करने की? एक लड़की को बिना उसकी इजाज़त के छूते हुए शर्म नहीं आती? सच में एक नंबर के बेशर्म इंसान हो तुम। आर्यवीर उसके थोड़ा और करीब आया और उसे एक बार फिर उसकी कमर से अपने बाहों में डालकर उसके चेहरे पर अपनी नज़र जमाते हुए बोला, जो भी किया है उसमें तुमने मेरा पूरा साथ दिया है बीबी, तो यूं इल्ज़ाम तो मेरे ऊपर मत लगाओ कि जो भी किया खुद मैंने किया। अब इन घटिया हरकतों पर उतर आए हो तुम। मैं नफ़रत करती हूँ तुमसे, नफ़रत, और मुझे आज़ादी चाहिए इस रिश्ते से। आई हेट यू। तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अवनी की ज़बान ये बोलते हुए लड़खड़ा रही थी। उसके दिल दिमाग में इतना कुछ चल रहा था कि वो क्या बोल रही है, क्या कर रही है, उसे खुद को ही समझ नहीं आ रहा था। उसकी बात सुनकर आर्यवीर हल्का सा व्यंग्यात्मक मुस्कुराया। फिर उसने एक हाथ से उसके दोनों हाथ थामे रखे और दूसरे हाथ से उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, अपनी कड़वी बातों से अगर तुम हमारे रिश्ते को झुठलाने की कोशिश कर रही हो बीबी, तो जितनी मर्जी कर लो, लेकिन सच कभी नहीं बदलेगा। तुम्हारी इन बातों से अगर मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। तुम मेरी पत्नी हो और पत्नी से प्यार करना हर पति का हक होता है। जबरदस्ती उसे कहते हैं जब किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध मजबूर किया जाए, जो कि मैंने कभी किया नहीं। इस बात से तुम इनकार नहीं कर सकती हो बीबी। सब्र तो मुझ में बहुत है, पर आजकल तुम्हें महसूस कर ये धड़कनें बेसब्र हो जाती हैं, तो इनका इलाज क्या करूं, तुम ही बताओ ना। मैंने तो सिर्फ तुम्हारे चेहरे पर अपने एहसासों के छाप छोड़े हैं और यही काफ़ी है ये बताने के लिए कि हमारे रिश्ते में ज़बरदस्ती जैसी कोई बात नहीं है। उसकी बात सुनकर रोनी के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुप रही क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने कुछ कहा तो आर्यवीर उसके हर सवाल का जवाब दे देगा। उसकी खामोशी देखकर आर्यवीर की मुस्कान और गहरी हो गई। वो धीरे से उसके करीब झुका, उसके माथे पर एक हल्का सा चुम्बन रखकर मुस्कुराया और बोला,
मैं अपना कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता बीबी, और अगर तुम बदला भी लेना चाहती हो तो बंदा हाजिर है। ये कह कर उसने अपनी एक आंख दबाई, फिर उसे छोड़ दिया। अवनी वहीं स्तब्ध खड़ी रह गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और सांसें जैसे उसका साथ छोड़ने पर उतारू थी। आर्यवीर कुछ कदम आगे बढ़ा, फिर अचानक पलटकर बोला, जब इन तेज सांसों पर काबू पा लो और धड़कनें अपनी रफ्तार से चलने लगे, तब अपने इस दिल को समझने की कोशिश करना बीबी कि वो क्या चाहता है तुमसे, और क्यों मेरे पास आने पर इतना बेकाबू हो जाता है कि तुम्हारे बस में ही नहीं रहता। इतना कहकर वो कमरे से वॉशरूम में चला गया। ओनी वहीं खड़ी अपने उलझे हुए एहसासों से लड़ती रही और अपने सीने पर हाथ रख के बस यही सोच रही थी कि आखिर उसके करीब आते ही उसका दिल इतनी बगावत क्यों करने लगता है। 2 दिन बीत चुके थे। आर्यवीर ओनी से सलोनी के बारे में बात करना चाह रहा था, लेकिन नहीं कर पा रहा था। ऑफिस में काम ज़्यादा था, जिस वजह से वो रात को लेट होता। ओनी सो गई होती, फिर वो उसे अपनी बाहों में भर कर सुकून की नींद सो जाता। ओनी के सुबह उठने से पहले वो उठकर जिम में चला जाता। आज ओनी का रिजल्ट अनाउंस होने वाला था। सुबह का माहौल आज घर में कुछ अलग ही था, जैसे लंबे समय बाद इस घर की दीवारों ने सुकून की सांस ली हो। नीचे डाइनिंग हॉल में दिग्विजय जी अखबार पढ़ रहे थे। नैना जी नाश्ते की तैयारी देख रही थी। विक्रम जी अपने फ़ोन पर किसी से बात खत्म कर चुके थे और आर्यवीर पहले से ही तैयार होकर टेबल के पास बैठा कॉफ़ी पी रहा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। तभी सीढ़ियों पर हल्की आहट हुई। सबकी नज़रें अनायास उधर उठ गईं। सफ़ेद शर्ट, काला कोट, काली ट्राउज़र और हाथ में फाइल लिए अवनी धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उसके खुले बाल हल्के हल्के कंधों को छू रहे थे और चेहरे पर बिना किसी अतिरिक्त श्रृंगार के भी एक अलग ही आत्मविश्वास चमक रहा था। एक लॉ स्टूडेंट की गंभीरता और एक सपने को पूरा करने वाली लड़की की चमक दोनों उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। आर्यवीर की नज़र जैसे उस पल पर जाकर ठहर गई। कुछ पल के लिए वो सचमुच उसे देखता ही रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सुंदरता सिर्फ चेहरे में नहीं होती, अपने सपनों के लिए मेहनत करने वाले इंसान के आत्मविश्वास में भी होती है। उधर अवनी ने जैसे ही नीचे आते हुए आर्यवीर की नज़रें खुद पर महसूस की, उसका दिल हल्का सा धड़क उठा। उसने तुरंत अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर ली और खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करने लगी। वाह! दिग्विजय जी की आंखें चमक उठी। मेरी बच्ची तो आज बिल्कुल वकील साहिबा लग रही है। अवनी मुस्कुरा दी। वो उनके पास आई और झुककर उनके पैर छू लिए। दिग्विजय जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और भावुक होकर बोले, भगवान तुम्हें इतनी तरक्की दे कि एक दिन लोग तुम्हारा नाम लेकर अपने बच्चों को प्रेरणा दे। हमेशा खुश रहो बेटा। अवनी की आंखें हल्की सी नम हो गई। इसके बाद वो विक्रम जी के पास गई और उनके भी पैर छुए। विक्रम जी कुछ क्षण उसे देखते रहे, फिर उसके सिर पर हाथ रखकर बोले, बहुत नाम रोशन करोगे तुम, मुझे पूरा विश्वास है। अवनी मुस्कुराई। थैंक यू पापा। ये शब्द सुनकर विक्रम जी की आंखों में फिर नमी उतर आई। आर्यवीर ये सब देख रहा था और उसके चेहरे पर साफ आश्चर्य था। कुछ दिन पहले तक उसके पिता अवनी को स्वीकार तक नहीं करना चाहते थे और आज वही व्यक्ति उसे बेटी कहकर आशीर्वाद दे रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इन कुछ दिनों में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। तभी अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा आज आप मुझे कॉलेज छोड़ देंगे? विक्रम जी तुरंत बोले, क्यों नहीं, अपनी बेटी को कॉलेज छोड़ने में मुझे खुशी होगी। फिर उन्होंने जानबूझकर आर्यवीर की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोले, लेकिन पहले अपने पति से परमिशन ले लो, कहीं ऐसा ना हो कि उसका खुद का मन हो तुम्हें छोड़ने का और फिर बाद में मुझसे नाराज हो जाए। अवनी का चेहरा तुरंत लाल पड़ गया। उधर आर्यवीर ने जैसे ही ये सुना वो अपनी प्लेट की तरफ देखने लगा ताकि कोई उसके चेहरे के भाव ना पढ़ सके। दिग्विजय जी और विक्रम जी दोनों मुस्कुरा रहे थे। तभी नैना जी नाश्ता लेकर आई। सब लोग टेबल पर बैठ गए। अवनी ने आगे बढ़कर नैना जी के पैर छुए तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया। मेरी बेटी आज बहुत अच्छा करेगी। मुझे पूरा यकीन है कि तुम हमेशा की तरह सबको गर्व महसूस करवाओगी। अवनी ने मुस्कुराकर उनका हाथ पकड़ लिया। तभी उसका फ़ोन बज उठा।
स्क्रीन पर रिया का नाम चमक रहा था। हेलो मैडम, रिजल्ट आने वाला है और आप अभी तक घर में ही हो? उधर से रिया की घबराई हुई आवाज़ आई। अवनी तुरंत हंस पड़ी। बस निकल रही हूँ। फ़ोन रखते हुए उसने जल्दी से घड़ी देखी। मॉम, मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलती हूँ। तभी कुर्सी पीछे खिसकने की आवाज़ आई। सबकी नज़रें आरवीर की तरफ गई। वो उठ चुका था। मैं चल रहा हूँ, चलो, उसने बिल्कुल सामान्य स्वर में कहा। अवनी कुछ बोल पाती उससे पहले ही वो कार की चाबी उठाकर बाहर निकल गया। नैना जी और विक्रम जी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए, जबकि अवनी के चेहरे पर हल्की झेप उतर आई। कुछ देर बाद दोनों कॉलेज के लिए निकल चुके थे। रास्ते भर अवनी खिड़की से बाहर देखती रही, जबकि आर्यवीर बीच बीच में उसे देख लेता। आखिर आज का दिन उसके लिए बहुत बड़ा था। 5 साल की मेहनत, अनगिनत रातों की पढ़ाई और ना जाने कितने संघर्षों का परिणाम आज सामने आने वाला था। कॉलेज पहुंचते ही माहौल अलग ही था। कैंपस में छात्रों की भीड़ थी। कोई घबराया हुआ था, कोई उत्साहित था, कोई अपने दोस्तों के साथ रिजल्ट की संभावनाओं पर चर्चा कर रहा था। जैसे ही अवनी अंदर पहुंची, रिया दौड़कर उसके पास आई। आ गई तू? इतना क्यों घबरा रही है? अवनी हंस पड़ी। लेकिन सच तो ये था कि उसके अपने दिल की धड़कन भी अब तेज होने लगी थी। कुछ देर बाद पूरा बैच ऑडिटोरियम में इकट्ठा हुआ। मंच पर डीन और फैकल्टी सदस्य मौजूद थे। सबकी नज़रें सामने लगी स्क्रीन पर थी। डीन ने माइक्रोफोन संभालते हुए कहा, इस वर्ष एलएलबी बैच ने असाधारण प्रदर्शन किया है और हमें गर्व है कि हमारे कई छात्रों ने विश्वविद्यालय स्तर पर भी उत्कृष्ट स्थान प्रदान किए हैं। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। फिर वो बोले, और इस वर्ष हमारे कॉलेज की टॉपर। कुछ सेकंड के लिए पूरा हाल शांत हो गया। अवनी शर्मा। अगले ही पल पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया। रिया खुशी से चीख पड़ी और अवनी कुछ क्षण के लिए वहीं खड़ी रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका नाम लिया गया है। उसकी आंखें भर आई। मंच तक जाते हुए उसे अपने माता पिता, अपनी मेहनत, अपने संघर्ष और उन सभी लोगों की याद आ रही थी जिन्होंने उस पर विश्वास किया था। उसने ट्रॉफी और सम्मान पत्र ग्रहण किया तो पूरे हॉल में फिर तालियां बज उठी। उसी समय ऑडिटोरियम के पिछले हिस्से में खड़ा आर्यवीर उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर गर्व साफ दिखाई दे रहा था। पहली बार उसे महसूस हुआ कि किसी की सफलता देखकर खुद को इतना खुश महसूस करना कैसा होता है। मंच पर खड़ी अवनी की आंखें भीड़ में अनायास उसे खोजने लगी और जब उसकी नज़र आर्यवीर पर पड़ी तो वो कुछ पल के लिए दोनों की आंखें एक दूसरे पर ठहर गई। शायद पहली बार दोनों के बीच बिना किसी शब्द के एक ऐसी भावना गुजरी थी जिसे दोनों अभी नाम नहीं दे पा रहे थे। रिजल्ट अनाउंस होने के बाद पूरी ऑडिटोरियम तालियों से गूंज रहा था। अवनी अभी भी मंच पर खड़ी थी और उसके हाथों में ट्रॉफी चमक रही थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। इतने वर्ष की मेहनत आज रंग लाई थी। जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ, कॉलेज के बाहर और ऑडिटोरियम के लॉबी एरिया में कई प्रतिष्ठित लॉ फर्मों और कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद थे। ये कॉलेज की पुरानी परंपरा थी कि टॉप छात्रों को कैंपस प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के विशेष अवसर दिए जाते थे। कुछ ही मिनटों में अवनी के आसपास लोगों की भीड़ लग गई। मिस अवनी, हम चाहते हैं कि आप हमारी फर्म में इंटरव्यू दें। हम आपको सीधे ग्रेजुएट एसोसिएट प्रोग्राम ऑफर करना चाहते हैं। ये हमारा कार्ड है, कृपया संपर्क कीजिएगा। कोई विजिटिंग कार्ड दे रहा था, कोई अपने फर्म की उपलब्धियां बता रहा था। रिया तो ये सब देखकर खुशी से पागल हुए जा रही थी। ओ माय गॉड अवनी, सब लोग तेरे पीछे ही पड़े हैं। अवनी खुद भी थोड़ा असहज हो गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक रिजल्ट उसकी ज़िंदगी में इतनी संभावनाएं लेकर आएगा। तभी कॉलेज के डीन उसके पास आए। कांग्रेचुलेशंस अवनी, हमें तुम पर गर्व है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। सर, अवनी ने आदर से सिर झुका लिया। तुम्हारे लिए एक और प्रस्ताव आया है, डीन ने कहा। खुराना ग्रुप की लीगल डिवीज़न भी तुम्हें ऑफर देना चाहती है। ये सुनकर अवनी एक पल के लिए चौंक गई। उसकी नज़र अनायास ही दूर खड़े आर्यवीर पर चली गई। वो अपने हाथ बांधे हुए उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई दबाव नहीं था, सिर्फ गर्व था। ऐसा गर्व जो किसी उपलब्धि को देखकर होता है। कुछ ही देर बाद जब भीड़ थोड़ी कम हुई तो रिया शरारती मुस्कान के साथ बोली,
तो मैडम अब बताओ, इतने सारे ऑफ़र में से कौन सा चुनोगे? अवनी कुछ क्षण चुप रही, फिर मुस्कुरा कर बोली, वही जहाँ मुझे मेरी मेहनत की वजह से जगह मिले, किसी रिश्ते की वजह से नहीं। उधर दूर खड़ा आर्यवीर उसकी बात सुन चुका था और आश्चर्य की बात यह थी कि उसे बुरा नहीं लगा, बल्कि उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान और गहरी हो गई, क्योंकि वो जानता था कि यही अवनी की सबसे बड़ी खूबी थी। वो किसी की पहचान बनकर नहीं, अपनी पहचान बनाकर जीना चाहती थी, और शायद यही वजह थी कि वो हर दिन उसके दिल में और गहराई तक उतरती जा रही थी। कॉलेज के बाहर का माहौल अभी भी उत्साह से भरा हुआ था। हर कोई अवनी को बधाई दे रहा था। रिया उसे गले लगाकर ना जाने कितनी बार टॉपर मैडम कह चुकी थी, लेकिन इस सारी भीड़ और शोर के बीच एक जोड़ी आंखें लगातार सिर्फ उसे देख रही थी, आर्यवीर की। जब आखिरकार भीड़ थोड़ी कम हुई तो वो आगे बढ़ा और बिना कुछ कहे उसके हाथ से ट्रॉफी लेकर अपनी कार की तरफ चल पड़ा। अवनी कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर उसके पीछे चल दी। कार में बैठते ही उसने ट्रॉफी बहुत सावधानी से पीछे वाली सीट पर रखी, जैसे कोई बहुत कीमती चीज़ हो। अवनी ने ये छोटी सी बात नोटिस की, लेकिन कुछ नहीं बोली। गाड़ी सड़क पर दौड़ने लगी। कुछ मिनट बाद आर्यवीर ने ब्लूटूथ ऑन किया और समीर को कॉल मिला दिया। यस सर। समीर, आज 4 बजे से 6 बजे तक जितनी भी ज़रूरी मीटिंग्स हैं सब उसी स्लॉट में शिफ्ट कर दो। सर, लेकिन 5 बजे वाली इंटरनेशनल, मैंने कहा ना 4 से 6 के बीच, और 6 बजे के बाद कुछ भी मत रखना। ओके सर, क्योंकि 6 बजे के बाद मुझे एक बहुत ही स्पेशल पार्टी में जाना है। ये कहते हुए उसने हल्का सा सिर घुमाकर अवनी की तरफ देखा। अवनी ने तुरंत खिड़की की तरफ देखना शुरू कर दिया, लेकिन उसके होठ पर आई हल्की मुस्कान छिप नहीं सकी। कॉल खत्म हुई तो कार में कुछ पल की खामोशी छा गई। लगभग 20 मिनट बाद गाड़ी शहर के एक बेहद खूबसूरत और शांत रेस्टोरेंट के सामने आकर रुकी। अंदर का माहौल बेहद एलिगेंट था। जैसे ही दोनों बैठे, आर्यवीर ने बिना मेन्यू देखे कई चीज़ें ऑर्डर कर दी। कुछ देर बाद जब एक एक करके डिशेस टेबल पर आने लगी तो अवनी की आंखें फैल गई। उसकी पसंद का पनीर लबाबदार, दाल मखनी, गार्लिक नॉन, पास्ता और साथ में उसकी पसंद की कोल्ड कॉफ़ी। उसने आश्चर्य से आर्यवीर की तरफ देखा। इसे ये सब कैसे पता, और ये सब क्यों कर रहा है? क्या ये सच में बदल रहा है? अवनी कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीमे स्वर में बोली, इतना सब करने की ज़रूरत नहीं थी। आप अपना ऑफिस छोड़कर यहाँ आ गए, मैं घर जाकर भी लंच कर सकती थी। आर्यवीर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ऑफिस रोज़ रहेगा, लेकिन मेरी बीवी ज़िंदगी में पहली बार लॉट अपर बनी है, ये दिन रोज़ नहीं आएगा। और वो थोड़ा रुका, मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी थी। अवनी का ध्यान तुरंत उसकी तरफ गया। क्या बात? पहले खाना खा लो, उसके बाद बात करेंगे, उसने मुस्कुरा कर कहा। एंड डोंट वरी बीबी, जितना भी कुछ कर रहा हूँ सब सूद समेत वसूल लूँगा तुमसे। तुम्हें भी पता है आर्यवीर सिंह खुराना अपना कुछ भी वेस्ट नहीं करता है। ये बोलते हुए उसने अपनी एक आई विंग करी और अवनी उसे घूरने लगी। सच में यह इंसान कभी नहीं सुधर सकता है। अवनी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी आर्यवीर ने प्लेट अपनी तरफ खींची और बड़े आराम से उसके लिए खाना सर्व करने लगा। पहले नॉन रखा, फिर सब्जी और फिर सैलेड। अवनी चुप होकर उसे देखती रह गई। उसके मन में अजीब सी हलचल होने लगी। आज ये अजीब हरकत क्यों कर रहा है? ये वही आदमी था जिससे वो कुछ दिन पहले तक सिर्फ लड़ती थी, लेकिन आज उसके छोटे छोटे प्रयास उसके दिल में जाने कैसी उथल पुथल मचा रहे थे। तभी आर्यवीर ने एक निवाला तोड़ा, सब्जी लगाई और उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, मुंह खोलो। अवनी जैसे अपनी सोच से बाहर आई। क्या? खाना खाओ? मैं खुद भी खा सकती हूँ, मेरे पास भी हाथ है, उसने तुरंत जवाब दिया और अपने हाथ से खाना उठाने लगी। कुछ सेकंड तक आर्यवीर उसे देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर हल्की सी फीकी मुस्कान आई। उसने अपना हाथ धीरे से पीछे खींच लिया और खुद में बुदबुदाया, सही है आर्यवीर सिंह खुराना, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। आर्यवीर अब चुपचाप अपनी प्लेट को देख रहा था। उसने खाना शुरू भी नहीं किया था। कुछ पल बाद अवनी ने पूछा, आप खा क्यों नहीं रहे हो? आर्यवीर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की शरारत लौट आई। अगर तुम्हें मेरी इतनी ही फिक्र हो रही है, वो थोड़ा आगे झुका,
तो खिला दो मुझे अपने हाथों से। अवनी ने तुरंत उसे घूरा। खाओ या भाड़ में जाओ मेरी बला से, लेकिन मुझसे ऐसी उम्मीद मत करना। तभी मैं सोच रही हूँ क्या हो गया है इस इंसान को आखिर। आर्यवीर सिंह खुराना, अपना एटीट्यूड छोड़ दे, मुझे परेशान करना छोड़ दे, ये कैसे हो सकता है। आर्यवीर दूसरे प्लेट को अपनी तरफ खींचते हुए बोला, बिल्कुल बीबी, मेरे बारे में तो तुम सब जानती हो, लेकिन थोड़ा अपने बारे में भी ध्यान दे दिया करो। आर्यवीर सिंह खुराना तो झूठ में बदनाम है, अकड़ तो तुम्हारी भी कम नहीं है। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे, फिर आर्यवीर ने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे खाना खाने लगा। लेकिन इस बार उसकी चुप्पी में पहले वाली शरारत नहीं थी। अवनी ने भी खाना शुरू किया, मगर अब उसका पूरा ध्यान खाने पर नहीं था। उसका ध्यान बार बार सामने बैठे उस इंसान पर जा रहा था जो बिना कोई शिकायत किए उसकी हर पसंद याद रखने लगा था, उसकी हर छोटी चीज़ का ध्यान रखने लगा था, और फिर भी उससे बदले में कुछ मांगने की जगह मुस्कुराकर चुप हो जाता था। और शायद यही बात उसके दिल की धड़कनों को ज़रूरत से ज़्यादा तेज कर रही थी। लंच लगभग ख़त्म हो चुका था। टेबल पर रखी प्लेटें आधी खाली थी और दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। बाहर कांच की दीवारों से आती धूप अब थोड़ी नरम पड़ चुकी थी। कुछ पल तक आर्यवीर चुपचाप बैठा रहा, जैसे किसी बात को कहने के लिए सही शब्द तलाश रहा हो। फिर उसने धीरे से पानी का गिलास टेबल पर रखा और अवनी की तरफ देखा। मुझे तुमसे सलोनी के बारे में बात करनी है। अवनी का हाथ उसी पल रुक गया। उसके चेहरे पर तुरंत कठोरता उतर आई। उसने बिना उसकी तरफ देखे नैपकिन टेबल पर हाथ रखा और बोली, मुझे किसी के बारे में कोई बात नहीं करनी। आर्यवीर कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर बहुत शांत स्वर में बोला, लेकिन मुझे करनी है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल को बहुत तकलीफ हुई होगी, चाहे उसे मेरे करीब देखकर या फिर लोगों को हमारे रिश्ते पर सवाल उठाते देखकर। अवनी की आंखों में एक पल के लिए दर्द चमका, लेकिन अगले ही पल उसने उसे छुपा लिया। आर्यवीर आगे बोला, लेकिन मेरा यकीन मानो, मैंने कभी सलोनी को या किसी और को अपनी ज़िंदगी में वो जगह नहीं दी, ना ही किसी को अपनी निजी ज़िंदगी में दखल देने का अधिकार दिया है। जो कुछ भी हुआ, उसने एक गहरी सांस ली। उसका सच तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। अवनी अचानक कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में दबा हुआ गुस्सा फिर से बाहर आने लगा था। ये सब सफाई आप मुझे क्यों दे रहे हैं? उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें चुभन साफ थी। ना मुझे आपके सफाई की ज़रूरत है, ना मुझे ये जानने में कोई दिलचस्पी है कि आपकी ज़िंदगी में किसका हक है और किसका नहीं। आर्यवीर की भौहें सिकुड़ गई। अवनी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं बस इतना जानती हूँ कि आपकी ज़िंदगी पर मेरा कोई हक नहीं है। और जहाँ तक इस रिश्ते की बात है, उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। ये रिश्ता जिस तरह शुरू हुआ है उस पर सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि मैं ना इस रिश्ते को दिल से मानती हूँ और ना ही इस रिश्ते से जुड़े किसी अधिकार को। हर शब्द जैसे आर्यवीर के सीने में उतर रहा था, लेकिन अवनी रुकी नहीं। आप जिसके साथ चाहे रहिए, जैसे चाहे रहिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने खुद कहा था कि मैं आपकी ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखती, तो फिर मेरी तरफ से आप पूरी तरह आज़ाद हैं, किसी के साथ भी रिश्ता बनाने के लिए, किसी के भी करीब जाने के लिए। बस यहीं तक पहुंची थी कि अचानक उसकी कलाई किसी मजबूत पकड़ में आ गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, एक झटके से उसका संतुलन बिगड़ गया और अगले ही पल वो सीधे आर्यवीर के सीने से आ टकराई। उसकी सांस जैसे वहीं अटक गई। आर्यवीर का एक हाथ उसकी कलाई पर था और दूसरा उसकी कमर के चारों ओर कस चुका था। अवनी ने घबराकर सिर उठाया। सामने आर्यवीर की आंखें जल रही थी। उसके जबड़े इतने कसे हुए थे कि चेहरे की नसें तक उभर आई थी। वो कुछ सेकंड तक बस उसे देखती रही। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने भीतर उठ रहे तूफान को रोकने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अवनी को उसकी पकड़ हर पल और मजबूत महसूस हो रही थी। उसकी कमर में दर्द होने लगा था। आर्य, उसने धीमे से कहा, दर्द हो रहा है मुझे। उसकी आवाज़ सुनते ही जैसे आर्यवीर को होश आया। उसकी पकड़ थोड़ी ढीली हुई, लेकिन वो अब भी उसे अपने करीब पकड़े हुए था। उसकी आंखें लाल थी। वो कुछ पल तक उसे देखता रहा और फिर बेहद भारी आवाज़ में बोला, मुझे भी दर्द होता है। अवनी की सांसें तेज हो गई।
जब तुम ऐसी वाहियात बातें करती हो ना, तब मुझे भी दर्द होता है। उसके शब्दों में गुस्से से ज़्यादा पीड़ा थी। तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम क्या बोल रही हो? उसने दांत खींच लिए। मेरी तरफ से आज़ाद हो, किसी और के साथ रिश्ता बना लो, किसी और के करीब चला जाऊं। उसकी आंखों में चोट साफ दिखाई दे रही थी। तुम्हें लगता है ये सब सुनना आसान है मेरे लिए? अवनी बिल्कुल चुप हो गई। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसके शब्दों ने उसे कितना गहरा जख्म दिया है। आरिवीर अपनी आंखें बंद कर लिया और एक लंबी सांस ली, जैसे खुद को संभाल रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, जिस दिन मैं किसी और के करीब गया ना, उसकी आवाज़ बेहद धीमी लेकिन खतरनाक रूप से गंभीर थी। उस दिन सबसे ज़्यादा दर्द तुम्हें हो गया और शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अवनी का दिल जोरों से धड़क उठा। वो कुछ बोल ही नहीं पाई। अगले ही पल आरिवीर ने उसे झटके से छोड़ दिया और कुछ कदम पीछे हट गया। उसने दोनों हाथ सिर के पीछे ले जाकर गहरी सांसें ली। उसका सीना तेजी से उठ गिर रहा था। वो ऊपर छत की तरफ देखने लगा, जैसे अपने भीतर के गुस्से और दर्द को किसी तरह काबू में करने की कोशिश कर रहा हो। दूसरी तरफ अवनी वहीं खड़ी थी। उसकी कमर पर अभी भी उसकी उंगलियों की पकड़ का एहसास बाकी था और दिल में उसके शब्द गूंज रहे थे। पहली बार उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी जो उसने उसकी आंख में देखा वो गुस्सा था, अधिकार था, या फिर उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक कोई भावना। जैसे ही गाड़ी खुराना मेंशन के बाहर आकर रुकी, पूरे रास्ते दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। अवनी खिड़की के बाहर देख रही थी और आर्यवीर स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ कसता जा रहा था। रेस्टोरेंट में हुई बातचीत अब भी दोनों के बीच दीवार बनकर खड़ी थी। गाड़ी रुकते ही अवनी ने धीरे से सीट बेल्ट खोली और उसकी तरफ देखने के लिए चेहरा घुमाया, लेकिन उससे पहले ही आर्यवीर ने बिना उसकी तरफ देखे ठंडी आवाज़ में कहा, घर आ गया। अवनी कुछ सेकंड उसे देखती रही। उसके मन में बहुत कुछ था, लेकिन शब्द जैसे कहीं खो गए थे। आखिर वो चुपचाप गाड़ी से उतर गई। जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया, अगले ही पल आरिवीर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। टायरों की आवाज़ के साथ कार उसकी आंखों के सामने से निकल गई। अवनी कुछ पल वहीं खड़ी रह गई। पता नहीं क्यों उसके सीने में एक अजीब सी कसक उठी। वो खुद से नाराज़ थी कि आखिर उसे उसकी परवाह क्यों हो रही थी। लेकिन जितना वो खुद को समझने की कोशिश कर रही थी, उतना ही आरिवीर का गुस्से से भरा चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसने अनजाने में अपनी उंगलियां आपस में भींच ली। खुद को समझाते हुए वो अंदर चली गई, लेकिन जैसे ही उसने मुख्य दरवाज़ा खोला, अगले ही पल पूरे घर में पार्टी पॉपर्स की आवाज़ गूंज उठी। कांग्रेचुलेशंस। अवनी चौंक कर वहीं रुक गई। पूरा ड्राइंग रूम फूलों, गुब्बारों और रंगीन सजावट से सजा हुआ था। बीच में बड़े बड़े अक्षरों से लिखा था, कांग्रेचुलेशंस टॉपर एडवोकेट अवनी खुराना। सबसे आगे राजवीर खड़ा था, जिसके चेहरे पर हमेशा वाली शरारती मुस्कान थी। वो आज ही मनाली से वापस आया था। भाभी, वो लगभग दौड़ता हुआ उसके पास आया। आज तो हमारी टॉपर मैडम ने पूरे खुराना परिवार की नाक ऊंची कर दी। उसके पीछे दिग्विजय जी खड़े थे, जिनकी आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। वहीं विक्रम जी के चेहरे पर भी सच्ची खुशी थी। अगले ही पल सभी उसे बधाइयाँ देने लगे। अवनी ने झुककर सबसे पहले दिग्विजय जी के पैर छुए। उन्होंने भावुक होकर गर्व से उसके सिर पर हाथ फेरा। विक्रम जी की आंखों में भी स्नेह साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन इन सब के बीच अवनी की मुस्कान अधूरी थी। वो कोशिश कर रही थी खुश दिखने की, मगर उसकी आंखों की नमी बार बार बाहर आने को बेताब थी। आखिर में नैना जी ने भी उसे मिठाई खिलाकर आशीर्वाद दिया। पूरे घर में खुशी का माहौल था। हर किसी के चेहरे पर गर्व था, लेकिन इस सारी खुशी के बीच नैना जी की नज़र बार बार अवनी के चेहरे पर टिक रही थी। बाकी सभी उसकी मुस्कान देख रहे थे, लेकिन एक माँ उसकी आंखों के पीछे छिपी बेचैनी भी पड़ रही थी। वो देख पा रही थी कि अवनी बार बार अनजाने में दरवाजे की तरफ देख लेती है और अगले ही पल खुद को संभाल लेती है, जैसे कोई कमी उसे लगातार महसूस हो रही हो। कुछ देर बाद जब सब लोग बातें करने में व्यस्त हो गए, तो नैना जी धीरे धीरे उसके पास आईं और उसका हाथ पकड़ लिया। चलो बेटा, जरा मेरे कमरे तक चलो। अवनी बिना कुछ कहे उनके साथ ऊपर चली गई।
कमरे में पहुंचकर नैना जी ने उसे अपने पास बैठाया और उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर प्यार से बोली, अब बताओ क्या बात है। अवनी ने तुरंत नजरें झुका ली। कुछ नहीं मॉम, नैना जी हल्का सा मुस्कुराई। माँ से झूठ बोलना अभी तक नहीं सीखा तुमने। इतना सुनते ही अवनी की आंखें भर आई। नैना जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आर्यवीर का फ़ोन आया था मुझे। उसने बताया कि मेरी बेटी ने टॉप किया है। बेटा, मैं फ़ोन पर उसकी खुशी महसूस कर पा रही थी। वो सच में बहुत खुश था। अवनी चुप रही, लेकिन उसकी आंखों की नमी और गहरी हो गई। नैना जी कुछ पल उसे देखती रहीं, फिर धीरे से बोली, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ बेटा। मैं जानती हूँ कि ये रिश्ता जिस तरह बना वो गलत था और मैं आज भी उस बात का समर्थन नहीं करती, लेकिन मैं ये भी देख रही हूँ कि आर्यवीर बदल रहा है। पहली बार किसी रिश्ते के लिए खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है। पहली बार उसे किसी को खोने से डर लग रहा है और शायद पहली बार वो किसी के लिए कमज़ोर भी हुआ है। यह सुनते ही अवनी ने धीरे से अपना सिर नैना जी की गोद में रख दिया। नैना जी उसके बालों में उंगलियां फेर रही थी। मॉम, उसकी आवाज़ भर्रा गई। वही तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ। मैं चाहती कुछ और हूँ, लेकिन हो कुछ और जाता है। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है। उसके किए हुए सब कुछ याद आने लगते हैं, लेकिन फिर जब वो सामने आता है तो मेरा दिल मेरा साथ क्यों नहीं देता। मैं खुद को समझा नहीं पा रही हूँ मॉम। नैना जी ने प्यार से उसके माथे को चूम लिया, क्योंकि दिल और दिमाग की लड़ाई में हमेशा फैसला तुरंत नहीं होता बेटा, समय लगता है। लेकिन एक बात ज़रूर सोचो, अगर दिल में बिल्कुल भी जगह नहीं होती तो आज उसकी नाराज़गी तुम्हें इतनी परेशान क्यों करती। अवनी चुप हो गई। अवनी चुपचाप उनकी बात सुनती रही। मैं चाहती हूँ कि अगर वो एक कदम तुम्हारी तरफ बढ़ा रहा है बेटा, तो तुम भी एक कदम उसकी तरफ बढ़ाओ। शादी बहुत बड़ा बंधन होता है बेटा, सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो जिंदगियों का, दो खानदानों का रिश्ता होता है। हाँ, इसकी शुरुआत गलत हुई थी, लेकिन हर रिश्ता अपनी शुरुआत से नहीं, अपने अंत से पहचाना जाता है। अवनी की आंखों से आंसू निकल कर नैना जी की साड़ी पर गिरने लगे। उसने अपना चेहरा अब छुपा लिया। यही तो नहीं समझ पा रही हूँ मॉम। उसकी आवाज़ कांप गई। मैं चाहती कुछ और हूँ और हो कुछ और जाता है। मुझे बहुत गुस्सा आता है उस पर, इतना कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाती। लेकिन फिर वो रुक गई। फिर क्या? नैना जी ने धीरे से पूछा। अवनी ने आंखें बंद कर ली। फिर जब वो नाराज़ होता है, जब वो दूर चला जाता है, तब अच्छा भी नहीं लगता है। मैं खुद को समझा नहीं पा रही हूँ मॉम। मुझे खुद लगता है कि शायद इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए, लेकिन दिल और दिमाग दोनों अलग अलग बातें करते हैं। नैना जी मुस्कुराई। उन्होंने फिर उसके माथे को चूम लिया। तो फिर अपने दिल को थोड़ा वक्त दो बेटा। फिर कुछ सोच कर बोली, 2 दिन बाद करवा चौथ है। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगी, लेकिन अगर तुम्हें अपने दिल में इस रिश्ते के लिए ज़रा सी भी संभावना दिखाई देती है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हो, तो दिल से व्रत रखना बेटा। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये रिश्ता कभी नहीं निभा पाओगी, तो मत रखना। मैं तुम्हें मजबूर कभी नहीं करूँगी। अवनी ने धीरे धीरे सिर उठाया, उनकी तरफ देखा। उसकी आंखें अब भी भीगी हुई थी, लेकिन उनमें पहली बार एक सवाल था, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद वो खुद भी नहीं जानती थी। आखिर वो आर्यवीर से इतनी नाराज़ होने के बावजूद उसकी परवाह क्यों करने लगी थी। और यही सवाल उसके दिल में तूफान बनकर उठ रहा था, जबकि नीचे पूरा घर उसकी सफलता का जश्न मना रहा था। नैना जी की गोद में सिर रखे हुए अवनी काफ़ी देर तक चुपचाप लेटी रही। कमरे में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन उसके अंदर बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। बार बार उसका मन उसी इंसान की तरफ भाग रहा था जिससे वो सबसे ज़्यादा नाराज़ रहने की कोशिश करती थी। आखिरकार नैना जी ने उसके बालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, अब बस बेटा, थोड़ा आराम कर लो। शाम को 6 बजे हमें एक पार्टी में जाना है। अवनी ने धीरे से सिर उठाकर उनकी तरफ देखा। पार्टी? नैना जी मुस्कुरा दी। हाँ, और तुम्हारी अलमारी में तुम्हारे कपड़े रखे हैं, मैचिंग ज्वेलरी, सैंडल, सब कुछ। बस वही पहनकर तैयार हो जाना। इतना कहकर उन्होंने उसके माथे को चूम लिया और कमरे से बाहर चली गईं।
अवनी कुछ पल वहीं बैठी रही। उसके दिमाग में फिर वही चेहरा घूम गया। आर्यवीर सुबह से लेकर अब तक जितनी भी बातें हुई थी सब एक एक करके उसकी आंखों के सामने आने लगी। उसका उसे देखना, उसके लिए लंच प्लान करना, सबकी पसंद का खाना ऑर्डर करना, उसका गुस्सा, उसकी तकलीफ, उसका वो कहना कि मुझे भी दर्द होता है। अवनी ने झुझलाकर अपना सिर झटक दिया। क्या हो गया है मुझे? वो बुदबुदाई। अगले ही पल उसने मोबाइल उठाया। उसकी उंगलियां अनजाने में आर्यवीर का नंबर डायल कर चुकी थीं। वो कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखती रही, बस एक कॉल, सिर्फ ये पूछने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। लेकिन अगले ही पल उसने फ़ोन वापस रख दिया। नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने खुद को समझाने की कोशिश की, मगर दिल उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। समय धीरे धीरे बीतता गया और देखते ही देखते शाम के 6 बज गए। अवनी ने अलमारी खोली और अगले ही पल उसकी सांसें कुछ पल के लिए थम गई। अंदर एक बेहद खूबसूरत ऑफ वाइट और गोल्डन सेट का डिज़ाइनर गाउन रखा हुआ था, जिसके साथ मैचिंग डायमंड ज्वेलरी, हाई हील्स और बाकी सारी एसेसरीज करीने से सजी हुई थी। वो कुछ पल उन चीज़ों को देखती रही, बिना पूछे उसकी पसंद जान लेना या शायद अपनी पसंद को उस पर इतना भरोसे से थोप देना कि वो मना भी ना कर सके। ये सिर्फ आर्यवीर ही कर सकता था। धीरे धीरे तैयार होकर जब वो नीचे आई तो पूरा परिवार पहले से उसका इंतज़ार कर रहा था। उसे देखते ही दिग्विजय जी की आंखें चमक उठी। वाह, मेरी बच्ची तो आज किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही। विक्रम जी और नैना जी भी कुछ पल उसे देखते रहे। नैना जी ने नज़रों ही नज़रों में उसकी नज़रें उतारी, लेकिन अवनी का ध्यान कहीं और था। उसकी नज़र अनजाने में बार बार मुख्य दरवाजे की तरफ चली जाती थी। शायद वो उम्मीद कर रही थी कि आर्यवीर अचानक सामने आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ देर बाद सभी लोग होटल के लिए निकल गए। शहर के सबसे आलीशान 5 स्टार होटल का ग्रैंड वाल रूम आज रोशनी से जगमगा रहा था। जैसे ही परिवार अंदर पहुंचा, अवनी एक पल के लिए वहीं रुक गई। पूरा हाल फूलों और लाइट से सजाया गया था। सामने स्टेज पर बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा था, कांग्रेचुलेसन एडवोकेट अवनी खुराना, यूनिवर्सिटी टॉपर। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। तभी उसकी नज़र हॉल में मौजूद लोगों पर गई। उसके कॉलेज के प्रोफेसर, डीन, फैकल्टी मेंबर्स, कुछ नामी लॉ फर्म्स के पार्टनर्स, शहर के जाने माने वकील, न्यायपालिका से जुड़े कई सम्मानित लोग और साथ ही आदित्य, नमिता, रमन, प्रियांशु और बाकी सभी करीबी लोग वहां पर मौजूद थे। सबके चेहरे पर मुस्कान थी और सब उसी का इंतज़ार कर रहे थे। अवनी को अब समझ आने लगा था कि ये कोई सामान्य पार्टी नहीं थी, ये उसकी सफलता का जश्न था। उसके लिए आयोजित किया गया एक भव्य सम्मान समारोह। और तभी उसकी नज़र आखिरकार उस इंसान पर जाकर रुकी जिसने ये सब किया था। हॉल के दूसरे छोर पर ब्लैक 3 पीस सूट में खड़ा आर्यवीर सिंह खुराना कुछ मेहमानों से बात कर रहा था। उसकी पीठ इस तरफ थी। वो पूरी तरफ अपने काम में व्यस्त दिखाई दे रहा था। अवनी की नज़रें कुछ पल के लिए उसी पर ठहर गई और जैसे शायद किसी अनदेखे एहसास ने उसे चिताया हो, उसी पल आर्यवीर ने भी मुड़कर देखा। दोनों की नज़रें पहली बार शाम से एक दूसरे से टकराईं। पूरा शोर, पूरा हाल, सारी भीड़ जैसे उस एक पल के लिए गायब हो गई। आर्यवीर की आंखें सीधे अवनी पर टिक गई। कुछ सेकंड के लिए वो भी बिल्कुल स्थिर रह गया। शायद उसने सोचा भी नहीं था कि वो इस ड्रेस में इतनी खूबसूरत लगेगी। और उधर अवनी के दिल की धड़कन अचानक अपनी रफ्तार भूल गई। उसके आसपास क्या हो रहा था ये तक उसे सुनाई नहीं दे रहा था। उसे बस इतना समझ आ रहा था कि जिस इंसान से वो पूरे दिन नाराज़ रहने की कोशिश कर रही थी, उसी इंसान ने बिना बताए उसकी ज़िंदगी के सबसे बड़े दिन को उसके लिए यादगार बना दिया था, खुशियों से भर दिया था। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।